अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज तीसरा दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सुबह मजीद हमले किए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया है। इसराइल का शहर है हैफा, इला, तल अबीब। बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ मकबूजा, बैतुल मक़दस धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे हैं। सेहोनी खौफ के मारे रोने धोने लगे हैं। 7 इसराइली जहन्नुम वासिल और 100 जख्मी हो चुके हैं। कल से अब तक हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 21 जबकि जख्मियों की तादाद 200 से ज़ायद हो चुकी। ईरानी ड्रोन इसराइली दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाते हुए कई इलाकों में गिरे, तबाही मचा दी। बर्बादी में बस्ती इसराइल बिजली से मुकम्मल महरूम हो गया। ईरान का 24 घंटों में दूसरा बड़ा हमला। इसराइल पर आज एक बार फिर ईरानी मिसाइलों का कहर टूट पड़ा। सहयूनियों पर जमीन और आसमान तंग हो गए। 100 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइली शहर इलात को निशाना बनाया। हैफा शहर को फिर आग की नजर कर दिया गया। पावर प्लांट की तबाही से वस्ती इसराइल की बिजली मुनक़ता, शहर तारीकी में डूब गया। दीगर इलाके भी मिसाइलों से तबाही और बर्बादी का शिकार हो गए। तल अबीब में एक बार फिर मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। बाज़ारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। ऑपरेशन सच्चा वादा इसराइल के खात्मे तक जारी रहेगा। ईरान इसराइल जंग में आलमी बरादरी से मदाखलत की अपील करने के लिए खलीज तावन काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जो रियाज में होगा। उधर हमास ने ईरान की हिमायत कर दी। उधर ईरान में इसराइली जारहत से शहीद होने वालों की तादाद 244 तक जा पहुंची है। 1481 शहरियों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे बताए जा रहे हैं। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत 18 कमांडर शहीद हो चुके हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इसराइल ईरान में गज़ा और लबनान तर्ज के हमले करवा रहा है। इन हमलों में शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि अवाम को खौफजदा किया जा सके। आलमी बरादरी के मना करने के बावजूद इसराइली हठधर्मी ईरान के शहर कुम में एटमी प्लांट को निशाना बनाया। धमाकों के बाद इस इलाके में 2.5 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। फर्दो एटमी प्लांट को ईरान की सबसे ज्यादा मजबूत जेर जमीन जौहरी तनसीब समझा जाता है, जहाँ इसराइली हमले के बाद बड़ा धमाका सुना गया। इसराइल ने ईरानी वजीर खारजा के दफ्तर और एक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी को भी धमाके से नुकसान पहुंचाया। मिसाइल हमलों में ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स, वजारत तेल की इमारत, पुलिस के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन और तलबा के हॉस्टल पर भी बम गिरा दिए। ईरान से मार खाने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप को उकसाने लगे। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ट्रंप को कत्ल करवाना चाहता है। ये वो इकदाम अपनी प्रॉक्सी के जरिए करवाना चाहता है। ईरान ने माजी में भी ऐसी साजिशें की हैं। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया है। अलबत्ता इसराइल के दिफा में ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इंदिया भी दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द जंग बंदी कराने का भी दावा कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि ईरान और इसराइल तनाज़े में चंद घंटों में पेशरफ्त हो सकती है। ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए बता दिया है कि इसराइल के खात्मे तक अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल ईरान तनाज़े में सदर ट्रंप की समझ में ना आने वाली पॉलिसी। एक तरफ जंग में शमूलियत का इंदिया दिया तो दूसरी तरफ इसराइल और ईरान में जंग बंदी कराने का दावा भी कर दिया। ट्रूथ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान और इसराइल में मुआहदा हो जाएगा, दोनों ममालिक जंग बंदी कर सकते हैं। एक अमरीकी टीवी से ऑफ कैमरा गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। मुमकिन है हम भी ईरान इसराइल जंग में शामिल हो जाएं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी आने वाले चंद घंटों में खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल के इसराइली प्लान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अहदेदारों ने खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए कहा, हम किसी सियासी क़यादत के पीछे जाने की बात भी नहीं कर सकते। ईरानी हुक्काम ने कतर और ओमान को दो टोक मौक़िफ़ दिया कि वो जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। ईरान सिर्फ उस सूरत में मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा जब वो इसराइली हमलों का हिसाब बराबर कर देगा। दुनिया के लिए ईरान नहीं बल्कि इसराइल की जौहरी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। इस ख्याल का इजहार वज़ीर दिफा ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं और ना ही एटमी अदम फैलाव के किसी मुआहदे का हिस्सा है। पाकिस्तान आलमी जौहरी असूलों का पाबंद है। इसकी जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी रियासत का किरदार अदा किया, जबकि इसराइल का तर्ज अमल आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है।
एक बहुत बड़ा सबक ये भी है कि हरीफ को कभी भी कमज़ोर और कमतर ना समझा जाए। ईरान पर बिला इश्तियाल हमला इसराइलियों को वो मनाजिर दिखा रहा है जो उन्होंने न अरब इसराइल जंग में कभी देखे न हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई में। सऊदी अरब ने ईरानी हुज्जाज की बाहिफाजत वापसी की यकीन दहानी करा दी है। सऊदी वज़ीर हज ने ईरानी वज़ीर हज से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी हुज्जाज की वापसी के तमाम मराहिल महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। ईरानी वज़ीर हज ने हुज्जाज कराम की देखभाल पर खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सऊदी वज़ीर हज की ज़ाती दिलचस्पी और सहूलियात की फराहमी की मुसलसल निगरानी को भी सराहा। अभी खबर यह है कि कनाडा में G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़ा टॉप एजेंडा रहेगा। इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि ग्रीनलैंड का सौदा किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। दुनिया के 7 बड़े ममालिक की कनाडा में बैठक। ईरान इसराइल जंग का मामला सिरे फहरिस्त रहेगा। G7 समिट में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। सदर ट्रंप ने भी कनाडा के लिए उड़ान भर ली। G7 समिट में इसराइल ईरान तनाज़ा एजेंडे में सिरे फहरिस्त होने का इम्कान है। समिट में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी, आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमेरिका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे। फ्रांस के सदर ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा आने वाले घंटों में थम जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ये वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, ग्रीनलैंड ना फरोख्त होगा ना कोई ले पाएगा। ग्रीनलैंड की सूरत हाल पूरे यूरोप के लिए एक अलार्म है। मैं ग्रीनलैंड के आवाम से कहता हूँ कि आप तन्हा नहीं। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड की खरीदारी या अमरीकी इख्तियार लेने का मुतालबा करते आए हैं। कनाडा में G7 समिट के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की आमद पर खालिस्तान तंजीम के सिखों ने कई सूबों में एहतजाजी रैलियां निकाली। कैलगरी में एक रैली में मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। मोदी को हिंदू दहशतगर्द करार दिया गया। सिखों ने गाड़ियों के काफिले की सूरत में रैली निकाली और भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कनाडा में G7 समिट के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की आमद पर खालिस्तान सिखों ने कई सूबों में एहतजाजी रैलियां निकाली हैं। कैलगरी में एक रैली में मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए, जबकि मोदी को हिंदू दहशतगर्द करार दे दिया गया है। सिखों ने गाड़ियों के काफिले की सूरत में रैली निकाली, भारतीय सिफारत खाने के बाहर पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कनाडा में G7 समिट के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की आमद पर खालिस्तान तंजीम के सिखों ने कई सूबों में एहतजाजी रैलियां निकाली हैं। कैलगरी में एक रैली में मौजूद मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। मोदी को हिंदू दहशतगर्द करार दे दिया गया है, जबकि सिखों ने गाड़ियों के काफिले की सूरत में रैली निकाली, भारतीय सिफारत खाने पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। और अब जरा अपने मुल्क में गिरे पेट्रोल बम की बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल फी लीटर 4 रुपये 80 पैसे तक महंगा हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद हो गया। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने गरज बरस कहा कि सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगा दिया गया। अजीब मंतक दी गई कि लोकल प्रोडक्शन की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंजीनियर हैं जो अच्छे सोलर पैनल बना रहे हैं? इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBR को दे रही है कि बगैर नोटिस के इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। सोलर पर 18% टैक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसकी हिमायत। इंपोर्ट पर 18% टैक्स, आप मुल्क में जो है वो सोलर जो है वो खरीदे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं? हुकूमती बेंचों में ये खुश फहमी है कि इन द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी हर चीज को सपोर्ट कर जाएगी। यकीन से कहता हूं सर, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और अभी खबर यह है कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि बजट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम के लिए सेहत के हवाले से पैकेज का ऐलान करेंगी। इसी हवाले से बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, बताइएगा क्या तवक्कुआत है वहाँ पर लोगों की? बिल्कुल, पंजाब की तारीख बड़ा बजट आज पेश किया जा रहा है और सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंजाब की आवाम को हेल्थ में स्पेशली क्या खुशखबरी देने जा रहे हैं आज इस बजट में? देखें, इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जो है उसको बनाने जा रहे हैं और उसके अलावा जो सबसे बड़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं जिनके लिए सरकार की सतह पर उस तरह से अरेंजमेंट्स नहीं थे, एक कंप्लीट पैकेज लेकर आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह थैलेसीमिया के बच्चों के लिए सेंटर्स जो हैं वो बना रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को अपने थैलेसीमिया के प्रोसेस के लिए, इंतकाल खून के लिए जो है दूर दराज सफ़र ना करना पड़े। जो डिस्पेंसरीज़ हैं, जो सालों से अर्बन डिस्पेंसरीज जो हैं जिनके एफिकेसी के बारे में एक क्वेश्चन मार्क बहरहाल मौजूद है, उन तमाम को रिवैम्प करके इंशाल्लाह एक मुकम्मल पैकेज लेकर आ रहे हैं। और आप ये समझ लें इन शॉर्ट वर्ड्स कि मरियम नवाज साहबा का हेल्थ के लिए अल्लाह के फजल से ब्लैंक चेक। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ केयर। बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र, कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। आज शाम से शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। इस वक्त शदीद लपेट में है। शहर का मौसम शदीद गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने और समुद्री हवाएं मुअत्तल होने की वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो 42 से 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। याद रहे कि आज से शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसके बाद कराची में जो ये मौजूद गर्मी की लहर है, गर्मी का जो ज़ोर है वो यकीनन टूट जाएगा। ताहम याद रहे कि ये प्री मानसून एक्टिविटीज़ का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रात से कराची में शुरू हो गया है और अब वक्फे से शहर कायद में सुबह और शाम के औकात में बूंदाबांदी और मतलब जो है वो अबरालूद रहेगा और बाकायदा तौर पर मानसून का फुल स्विंग आगाज़ जो है वो जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते से होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल मानसून के दौरान बारिशों का मामूल से ज़ायद। बहुत शुक्रिया। मॉनसून की आमद है। कहा जा रहा है कि बारिशों के हवाले से तैयारियां कर ली गई हैं। नालों की सफाई का काम जून के आखिर में शुरू होता है। शहर में आज मुमकिन तौर पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी वजह से आई चंडीगढ़ रोड पर मशीनें भी अपना काम कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुफ्तगू, कहा कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क करने के लिए थैलियां बनाने वाली कंपनीज को मौका दिया जा रहा है। यकीन दहानी कराई गई है कि डीकम्पोज होने वाले प्लास्टिक बैग्स की तैयारी पर काम करेंगे। ऑक्सफोर्ड कराची में डूबने वाले तीसरे नौजवान की लाश मिल गई। लाश रेस्क्यू टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान निकाल ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज़ पेश आया जिसमें 3 अफराद डूब गए थे। बहरी खिदमात की टीम ने एक शख्स को जिंदा बचा लिया जबकि दूसरे की लाश निकाल ली गई थी। जांबाज तीसरे नौजवान की शिनाख्त जमील के नाम से हुई। अफसोसनाक खबर यह भी है कि कराची के इलाके सरजानी टाउन में फायरिंग हुई है। एक शख्स के जाम बहक होने की इतलात है। बताया जा रहा है कि 5 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जाम बहक शख्स रिक्शा ड्राइवर दौरान इलाज दम तोड़ गया है। आपको ये बता दें कि पुलिस के मुताबिक फायरिंग का निशाना रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा एक रिक्शा बना। जख्मियों में एक माँ और बेटा भी शामिल हैं जो खरीदारी के लिए रुके हुए थे। वाक़े से कुछ रोज़ कबल रेस्टोरेंट मालिक को भी भत्ते की कॉल्स मौसूल हो रही थी। मौके से 9 mm के 9 खोल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल करके वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हालिया पेश करदा बजट से फैसलाबाद के ताजिर मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। सदर घंटाघर बाजार का कहना है कि पुराने टैक्सेस में कमी करनी चाहिए थी और नए टैक्सेस लगाने ही नहीं चाहिए थे ताकि कारोबार को सपोर्ट मिल सके। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जान लेते हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से बजट 2025-26 पेश किया गया। इस पर अवामी और जो ताजर रहनुमा है उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है सामने आ रहा है। इस हवाले से ताजर रहनुमा क्या कहते हैं, घंटाघर के 8 बाज़ारों के ताजरों के दरमियान मौजूद हैं। ताजर रहनुमा वहीद बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। वही साहब, बजट पेश हो गया है, इस पर आप क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है ताजरों का? देखिए जी, ताजर तो इस वक्त परेशान है कि उन्होंने इनकम टैक्स में ताजरों को रिलीफ ही नहीं दिया। जो ताजर टैक्स देते हैं उनको तो रिलीफ देना चाहिए था। जो नहीं देते, नए सर्वे करके उनको लाएं, नेटवर्क में लाएं जो नए ताजर हैं।
जो 90% देते ही नहीं हैं कुछ, तो उनको तो सख्ती होनी चाहिए। जो दे रहे हैं, घर का हर फर्द टैक्स दे रहा है, उनको रिलीफ देनी चाहिए। बिल्कुल ताजर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ताजरों के साथ मिलकर ऐसा लाएअमल बनाए कारोबार को। बैग्स के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ खोड़ी गार्डन से, और ये इस मार्केट के जो हैं वो सदर भी हैं शकील फारूक साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे। शकील साहब, दुकानें यहाँ जो शॉपिंग बैग्स थे वो बंद हो गई हैं, लोगों ने उसको हटा दिया है, लोगों में खौफ व हिरास है, क्या कहेंगे? हाँ, दुकानदारों ने शॉपिंग बैग हटा दिए। असल में ये 2014 में भी इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने 30-60 माइक्रोन का कहा था कि शॉपिंग बैग बनाए बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मकसद ये होता है कि ये ज़मीन में ख़त्म हो जाता है चंद लम्हों बाद। लेकिन इस मरतबा तो मुकम्मल पाबंदी है, इस मरतबा उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई है। तो पाबंदी पे अमल दरामद तो कहीं भी नहीं हो रहा पूरे शहर में? नहीं, अभी तो अमल दरामद है। यहाँ खोड़ी गार्डन में तमाम लोगों ने शॉपिंग बैग की जो दुकानें थी वो बंद कर दी हुई हैं। अच्छा, अब जो तो वो अल्टरनेट में क्या कर रहे हैं? भी आज तो पहला दिन है ना, आज पहला दिन है, उसके बाद अब देखें उसकी क्या वजाहत उनकी आती है, क्या क्लैरिफिकेशन आती है। लोगों में थोड़ा खौफ व हिरास भी है। सवाल से क्या है कि जो 15 जून जो बाकायदा डेडलाइन थी उसका जो है अब खात्मा हो चुका है, तो यकीनन मुख्तलिफ छापे भी मारे जाएंगे और लोगों को पकड़ा भी जाएगा। लेकिन देखना ये कि किस हद तक ये चीज़ वाज़ होती है। लेकिन यहाँ इस खोड़ी गार्डन के अंदर जो शॉपिंग बैग जिस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है उसको हटा दिया। हाँ, हम खबर शामिल करें। बजट के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने आ गए हैं। सिंध के साथ विफाक की कॉलोनी जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कमेटी का PWD के प्रोजेक्ट्स इनको ना देने पर एहतजाज। बजट के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने आ गए। सिंध के साथ विफाक की कॉलोनी जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है ये कहा गया, जबकि कमेटी का PWD के प्रोजेक्ट्स इनको ना देने पर एहतजाज। कमेटी ने विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तशवीश का इजहार किया है। विफाक के इक़दाम पर बड़ी तशवीश है, जबकि बजट के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने आ गए। सिंध के साथ विफाक की कॉलोनी जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? तफसीलात क्या है, उमर हयात खान से जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेट की जो मनसूबाबंदी कमेटी है उसका जो इजलास है, उस इजलास में जो PWD के प्रोजेक्ट हैं वो सिंध को ना देने पर एहतजाज सामने आया है और कमेटी ने जो विफाकी वजीर एहसन इकबाल हैं उनका बयान मुस्तरद कर दिया है। सिंध के साथ विफाक की कॉलोनी जैसा सलूक किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है ये कहना था चेयरपर्सन कमेटी कुछ सेनेटर कुर्रतुल ऐन बरी का। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PWD के प्रोजेक्ट से मुतालिक अपनी तशवीश का इजहार किया है और फैसला हुआ था कि PWD के प्रोजेक्ट सिंध को दिए जाएंगे और NEC में भी यही फैसला हुआ था। कहा गया था कि PWD के सारे प्रोजेक्ट सूबों को दिए जाएंगे। अब बाकी सूबों को तो प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं और सिर्फ सिंध को ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिए जा रहे। सेनेटर कुर्रतुल ऐन बरी ने कहा कि हमें विफाक के इस इक़दाम पर बड़ी तशवीश है और सिंध को अनफेयरली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है और सिंध के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है, सिंध को विफाक की कॉलोनी के तौर पर क्यों ट्रीट किया जा रहा है। और वादा किया गया था कि हमारा हक जो है वो हमें दिया जाएगा। तमाम सूबों को एक नज़र से देखा जाए, तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो सूबों को दिए जाए, तमाम सूबों के साथ सलूक ऐसा होना चाहिए और मुतल्लिका वजीर का बयान काबिल कबूल नहीं है। जी उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको। सिंध भर में मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि जनवरी से 15 जून तक मलेरिया के 55,878 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बात करेंगे मरियम हसन, हमें ज्वाइन करिए। मरियम, कौन कौन से अजला ज़्यादा मुतासर हैं? में मलेरिया की सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक तशवीशनाक हो चुकी है। मानसून के आगाज से कबल ही मलेरिया जो है तशवीशनाक हद तक जो है बढ़ चुका है। सिंध भर में 55,000 से ज़ायद केसेस जो हैं अब तक रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो ज़िला कराची की अगर हम बात करें तो कराची में ज़िला मलिर, जबकि अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो हैदराबाद डिवीज़न में जो है वो 20,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। जिसके बाद सक्खर डिवीज़न, लासाना डिवीज़न, मीरपुर खास में भी जो है केसेस रिपोर्ट किए गए। याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रवां साल जो है दिमागी मलेरिया की भी जो है वो 3 केसेस सामने आए हैं। ताहम तीनों केसेस जो हैं उनका ताल्लुक जो है हैदराबाद से बताया जाता है और तमाम मरीज जो हैं बरवक्त तशखीस की सबब जो है सेहतयाब हो चुके हैं। याद रहे कि मलेरिया का मच्छर जो है वो गंदगी और गंदे पानी पर जो है नशोनुमा पाता है। इस हवाले से आगाह करिए मरियम, बहुत शुक्रिया। खेलों से मुताल्लिक़ खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का लाहौर में आगाज़ हो गया है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत की है। क्रिकेटर्स ने जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस की है। इसके साथ साथ स्किल्स कैंप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान समेत दीगर खिलाड़ी शरीक हुए हैं।
आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है। इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। ग्रीन शर्ट पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो मैच 29 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। इवेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। और अभी खबर यह है कि मलेशिया में जारी हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलने जा रहा है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान मलेशिया के खिलाफ पहला मैच 3-3 गोल से बराबर खेला था। कौमी टीम 2 गोल की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद भी मैच में ना जीत सकी। न्यूज़ बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।